हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय कंपोजिशन एक्ट 1923। हिंदी में से क्या बोला जाता है? एम्प्लॉय को बोला जाता है कर्मचारी, कंपनसेशन को क्षतिपूर्ति और एक्ट को बोला जाता है अधिनियम। क्या मतलब है इससे कि ऐसा अधिनियम, ऐसा एक्ट जो किसको कंपनसेशन प्रोवाइड करता है? कर्मचारी को। मतलब कर्मचारी की मृत्यु के दौरान कर्मचारी की डेथ हो जाती है, देन उसके फैमिली मेंबर को इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट लाया गया है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके पारिवारिक सदस्यों को आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट आया था 1923। नॉर्मल सी बात है, ये 23 है तो एप्लीकेबल भी 23 में हुआ होगा, लेकिन इसको स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया और 1 जुलाई 1924 से ये लागू हो गया। ये एक्ट लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1924 से, जबकि एक्ट का ईयर 23 है। ईयर 23 से लागू 24 होगा। क्लियर है? और ये एक्ट सभी जगह लागू होता है, जम्मू व कश्मीर के साथ साथ संपूर्ण भारत में लागू होता है। संपूर्ण भारत में, ऑल इंडिया में एप्लीकेबल होता है। यानी क्षेत्र की अगर बात करें, दायरे की बात करें, एरिया की बात करें, तो ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर समेत पूरे भारत में क्या लगता है? लागू होता है। अब इसके अंदर पढ़ेंगे कुछ शब्दावलियां। क्या पढ़ेंगे? शब्दावली। तो शब्दावली देखिए भाई, शब्दावली की बात करें तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो शब्दावली क्या होती है, उसका अर्थ कि उसमें क्या क्या मीनिंग आ रहा है। तो पहला आता है आपका आयुक्त। क्या आता है? इंग्लिश में से बोलते हैं कमिश्नर। क्या बोलते हैं? कमिश्नर कौन होता है भाई? नॉर्मल सी बात है, कमिश्नर हेड होता है। क्या होता है? किसी भी कर्मचारी की क्षतिपूर्ति के लिए जो निर्णय है कौन लेगा? कमिश्नर लेगा, आयुक्त लेगा। वह व्यक्ति जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष का सर्वोपरि व्यक्ति होता है, जो अध्यक्ष के पद पर विद्यमान होता है, जो समस्त निर्णय लेता है। और अगर आपको आयुक्त को हटाना है तो इस या आयुक्त के ऊपर आपको केस करना है तो आप सीधे कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इसको लगाया जा सकता है। ठीक है? मतलब सबसे बड़ी पावर किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आश्रित की। किसकी बात करते हैं हम? आश्रित। क्या होता है आश्रित? डिपेंडेंस या डिपेंडेंसी। नॉर्मल सी बात है, यहां पर ये वर्ड इसीलिए है कि कर्मचारी की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। और मृत्यु के पश्चात आश्रित लोग कौन कौन होते हैं, उस पर कौन कौन निर्भर है? सोचो कौन कौन होंगे निर्भर। नंबर 1 उसकी पत्नी, नंबर 2 उसके बच्चे, नंबर 3 उसके माता पिता। मुख्य रूप से कितने आश्रित होते हैं? 3। बच्चे, माता पिता और कौन से? इनको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। आश्रित को मुख्य रूप से कितनी कैटेगरी में बांटा हुआ है? 3 कैटेगरी से। साथ साथ में नोट्स बनाए रखें ताकि आपको समझ में आएगा कि कितने प्रकार के हैं। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा चैप्टर। ठीक है? तो पहले के अंदर क्या आएगा? मृतक की विधवा एवं वैध। तो पहले के अंदर मृतक की पत्नी, विधवा पत्नी या माँ बाप को शामिल किया गया है, माता को शामिल किया गया है। पहली श्रेणी में किसको शामिल किया गया है? मृतक की विधवा पत्नी। ठीक है? उनके कोई गोद लिया हुआ पुत्र है या पुत्री है। गोद लिया हुआ पुत्र, याद रखना, दत्तक पुत्र या गोद लिया पुत्र है। गोद लिया पुत्र या पुत्री ये शामिल होती है प्रथम श्रेणी में। किसमें? फर्स्ट कैटेगरी की बात करें। पहली कैटेगरी किसकी है? विधवा माता पिता, सॉरी विधवा पत्नी, माता या गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्री। सेकंड कैटेगरी की बात करें तो इसमें पुत्र और पुत्री आती है। क्या आती है? पुत्र या पुत्री।
बट यहाँ भी यार ये फर्क क्या दोनों में, यहाँ पर गोद लिया हुआ है, यहाँ पर गुद गई है। समझ बात। दो कैटेगरी हमने पढ़ी अभी। तीसरी कैटेगरी जो आती है उसमें कुछ हद तक इसमें जो निर्भर होते हैं आंशिक निर्भर वाले आते हैं। जो आंशिक रूप से निर्भर होते हैं मतलब थोड़े बहुत डिपेंडेंट होते हैं किस पे, मृतक व्यक्ति पर। मृतक व्यक्ति पर थोड़े बहुत डिपेंडेंट होते हैं, वो आते हैं। इसके अंदर ये मान लो कि कोई फैमिली का कोई और पर्सन है जो पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, माता पिता नहीं है, पत्नी नहीं है, इसके अलावा कोई और घर का सदस्य है, उस पर डिपेंडेंट था, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, वो अन्य की कैटेगरी में आएगा आंशिक रूप से। तो तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला उसकी खुद की पत्नी और दत्तक बच्चे, गोद लिए हुए बच्चे। दूसरे में खुद के बच्चे मतलब जो गोद लिए हुए नहीं है। और तीसरा आंशिक रूप से जो निर्भर करते हैं। तो ये तीन कैटेगरी आश्रित वर्ड को डिफाइन करती है, आश्रित वर्ड को कैटेगराइज करती है। आगे जितना भी नेक्स्ट हमारे पास आता है सेवा नियोजक। कौन आता है? सेवा नियोजक को हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। सेवा नियोजक क्या होता है भाई? कर्मचारी की नियुक्ति जिस व्यक्ति द्वारा की जाती है उसे क्या बोला जाता है? जैसे ए बी के यहाँ काम कर रहे हैं तो ए क्या है? सेवा नियोजक और बी क्या है? कर्मचारी। सेवा नियोजक वो व्यक्ति होता है जो कर्मचारी को एक निश्चित समय कार्य करवाने के बाद वेतन का आश्वासन देता है। तो सेवा नियोजक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को काम करवाने के लिए एक निश्चित राशि देता है उसे सेवा नियोजक कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एम्प्लॉयर। क्या बोला जाता है? चौथा पॉइंट आपकी जो शब्दावली है उसमें आता है प्रबंध अभिकर्ता। प्रबंध अभिकर्ता क्या होता है? प्रबंध अभिकर्ता इसको बोलते हैं मैनेजमेंट एजेंट। मैनेजमेंट वो बंदा जो एम्प्लॉयर के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति से संबंध स्थापित करता है उसे क्या बोलते हैं? एजेंट। जैसे मानना ये एम्प्लॉयर है, कौन है? एम्प्लॉयर का कोई भी एजेंट वो व्यक्ति कोई व्यक्ति होगा जो किसके नीचे काम करेगा? एम्प्लॉयर के नीचे। एम्प्लॉयर के नीचे काम कर रहा है और किसी के साथ अनुबंध कर सकता है, थर्ड पार्टी के साथ। इसके कहने पर किसी भी थर्ड पार्टी के साथ अनुबंध कर रहा है। ये है तृतीय पक्षकार, ये है प्रथम पक्षकार और जो कर रहा है वो बिचौलिया। इस बिचौलिया को हम क्या बोल रहे हैं? एजेंट। तो एजेंट वह व्यक्ति होता है जो बेसिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप बनाता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, मान लो एम्प्लॉय है, इनके बीच में रिलेशनशिप कौन बना रहा है? एजेंट। उस एजेंट को हम क्या बोलेंगे? बिचौलिया, अभिकर्ता। ठीक है, ये नाम हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास आंशिक योग्यता। क्या होती है? आंशिक अयोग्यता। देखो आंशिक अयोग्यता जो वर्ड है, आंशिक अयोग्यता यदि हम इसको बोलें तो पार्शियल डिसेबिलिटी। पार्शियल डिसेबिलिटी इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक आती है स्थायी और दूसरी आती है, मान लो गलती से किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सीडेंट होने पर वो पूर्ण रूप से कार्य करने की स्थिति में तो उसे बोलेंगे स्थायी अयोग्यता। और अगर थोड़ा बहुत काम करने योग्य हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हल्का फुल्का हो गया, थोड़ी बहुत चोट आई है, तो वो कौन सा हो गया? अस्थायी योग्यता। अस्थायी योग्यता का मतलब क्या है? कि वो थोड़े समय के लिए अयोग्य है, बाद में जब वो सही होगा तब ये क्या बन जाएगा? योग्य बन जाएगा। तो आंशिक अयोग्यता को दो भागों में बांटा गया है, स्थायी और फिक्स और फ्लेक्सिबल। फिक्स वो होगा जो परमानेंटली क्या है? परमानेंटली डिसेबल है, काम करने की छुट्टी होगी उसकी। ठीक है, जैसे पैर पे चोट लग गई तो काम नहीं कर सकता। ठीक है, या कोई शरीर का अंग विकृत हो गया, लकवा हो गया,
इस स्थिति में कार्य करने के लिए वो रेडी नहीं है, योग्य नहीं है, उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। और अयोग्य तो है पर कुछ समय के लिए, तो उसने क्या बोला, अस्थायी। क्लियर? इसके बाद है हमारे पास पूर्ण अयोग्य। क्या होता है भाई पूर्ण अयोग्य? जो स्थायी होंगे वो पूर्ण अयोग्य बन सकते हैं। बन सकते हैं क्या? कब बनेंगे? जो पूरे तरीके से काम नहीं कर सकते, लगता है कि 10% भी चांस नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे? अस्थायी, स्थायी वाले पूर्ण। और ये पूर्ण योग्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब डिफरेंस आता है पूर्ण योग्य या पूर्ण अयोग्य में अंतर, या फिर अस्थायी और स्थायी में अंतर लिख दोगे। तो स्थायी तो होंगे जो परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, फिर काम करने रहते हैं। और स्थायी वो होते जो परमानेंट होते हैं, और परमानेंट होने के बाद वो काम करते ही नहीं है, तो वो परमानेंट ही क्या होते हैं? डिसेबल हो जाते हैं। पहले तो परमानेंट अनएलिजिबल होते हैं, बाद में वो क्या करते हैं? परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं। परमानेंट मतलब छुट्टी पूरी तरीके से। इसके बाद आता है स्थायी और अस्थायी में अंतर। चलो दो अंतर बता दीजिए, स्थायी और अस्थायी के अंदर। तो स्थायी के अंतर्गत क्या होता है? पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए अयोग्य, इसमें अपूर्ण रूप से, इसमें अवधि, उसमें वो कार्य नहीं कर पाता, इसमें वो कार्य कुछ समय बाद कर सकता है। ये दो एक अंतर है। इसके अलावा ये स्थायी प्रकृति की होती है, क्योंकि जैसे नाम में लिखा हुआ है वैसी प्रकृति हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास मजदूरी। क्या आता है? 6 पॉइंट पे हमारे पास आता है मजदूरी। क्या होता है मजदूरी भी? कर्मचारी को कार्य के बदले कोई भी पारिश्रमिक मिल रहा है, उसे क्या बोलेंगे? मजदूरी। और ये वेतन का भाग होती है। वेतन में मुख्य रूप से यही आती है मजदूरी, कार्य करने के बदले मिलती है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ये मासिक, प्रतिदिन, प्रति घंटे के हिसाब से भी दी जा सकती। कौन से एक्ट में पढ़ा था हमने? इससे जस्ट पहले पढ़ा है मिनिमम वेज एक्ट। कौन सा था? ईयर 1948। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आता है हमारे पास कर्मचारी कौन होता है? हाँ भाई, इसको भी हमने डिस्कस किया है। कर्मचारी कौन है? कर्मचारी जो व्यक्ति किसी कार्य के बदले पारिश्रमिक लेने का अधिकारी है, वो क्या है? इस पूरे इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर हम कर्मचारी की डेफिनेशन सेम पढ़ेंगे। कर्मचारी वह व्यक्ति होता है जो किसी कार्य के बदले निश्चित वेतन प्राप्त करने का प्राधिकारी है। ठीक है? कोई डाउट? आगे कर्मचारी की अलग अलग कैटेगरी है। कर्मचारी मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले वो कर्मचारी बताना चाहता हूं मैं, सुनना भी। पहले वो जो आकस्मिक कर्मचारी होते हैं, क्या होते हैं? आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब कभी कभी लगते हैं, जिसको अस्थायी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैसे पेंट करवाना घर पे, क्या डेली पेंट होता है घर पे? कभी होली दिवाली पेंट करवाते हैं अपने। तो ऐसे कर्मचारी आकस्मिक प्रकृति के होते हैं, कभी कभी बुलाए जाते हैं। जैसे मान लो बड़ा ऑर्डर आ गया दिवाली में मिठाइयों का बड़ा ऑर्डर आ गया, गोपाल होटल ने क्या किया? बीकानेर से दवाई मंगवा ली। और क्या करें, इस पर दवाइयों की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि मिठाइयों का सीजन है। ऐसे कर्मचारी सिर्फ किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हैं। तो ऐसे कौन से होंगे? आकस्मिक। कभी कभी आते हैं ना, ऐसे बोलते हैं हम आकस्मिक कर्मचारी। और दूसरा होता है स्थायी कर्मचारी। नॉर्मली उस होटल में 20 कर्मचारी रहते हैं, वो क्या है? स्थायी। समझ आ गया? नॉर्मल डेज कितने लगते हैं? वो होते स्थायी। और नॉर्मल के अलावा किसी अन्य दिन 2-3 कर्मचारी बढ़ा दिए या कम कर दिए, बढ़ा दिए, तो ऐसे कर्मचारी को बोलेंगे आकस्मिक। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारे पास कर्मचारी की एक और प्रकार है उद्देश्य के आधार पर। विशेष उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। सामान्य या विशेष, देखो हालांकि ये कैटेगरी इसी के पार्ट है। आकस्मिक को क्या बोला जाता है? विशेष, क्योंकि वो किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए। और ये स्थायी, सामान्य। तो मैं इसकी कैटेगरी को डिवाइड ना करके इसी को मैं बोल रहा हूँ सामान्य और इसी को बोल रहा हूँ मैं विशेष। क्लियर है क्या? नेक्स्ट,
एक आते कर्मचारी हमारे रेलवे कर्मचारी, कौन से? रेलवे। अभी रेलवे कर्मचारी कौन सकते, नाम से पता लग रहा है रेलवे एम्प्लॉय होंगे जो रेलवे में काम करेंगे, रेल के अंदर कोई न कोई किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें जहाज के सदस्य हैं, जहाज के अंदर कर्मचारी होते हैं, नाव के अंदर कर्मचारी होते हैं, तो कर्मचारी की बहुत सारी उन्होंने लिस्ट बता रखी है। देखो इसके बाद मैंने क्या बोला है कि कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार की लिस्ट में आ सकता है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की 2 लिस्ट बनाई हुई है। अभी हमने एक पढ़ा आश्रित की 3 लिस्टें, कर्मचारियों की 2 लिस्टें बनाई हुई है। कर्मचारियों की कितनी लिस्टें बनाई हुई है? प्रथम सूची और द्वितीय सूची। कितनी? प्रथम और द्वितीय। क्या मतलब है प्रथम और द्वितीय से? प्रथम सूची और द्वितीय सूची से क्या मतलब है? प्रथम सूची में वो कर्मचारी आएंगे जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। कौन? केंद्र सरकार द्वारा, मतलब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर सकती है। और द्वितीय सूची में वो आएंगे जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। मतलब स्टेट के एम्प्लॉइज को प्रथम सूची, द्वितीय सूची में, और केंद्र के कर्मचारियों को प्रथम सूची में शामिल किया गया है। ये याद रखना। अब इसकी लिस्ट लंबी है। जैसे हम बात करें केंद्र के कर्मचारी कौन कौन से होंगे? रेलवे, और बताओ बैंक जो सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, आर्मी होगी, आर्मी सारी क्या है? सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की, राज्य स्तर पे कौन से हैं? जितने भी बस के ड्राइवर हैं, टीचर हैं, कौन से? राज्य स्तर के। या फिर कोई राज्य स्तर का कोई बैंक है, वो कोई राज्य स्तर के कोई भी सरकारी उपक्रम का कर्मचारी, जैसे पोस्ट ऑफिस के हैं तो वो क्या होंगे बताओ? प्रथम सूची में। क्यों? पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का होता है, देखना पंजाब रोडवेज बस, राजस्थान रोडवेज बस होती है ना, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि उसमें लिखा होता है पंजाब रोडवेज आई है, वो राजस्थान रोडवेज है, ये हरियाणा रोडवेज आ रही है, क्योंकि वो राज्य सरकार के अंदर आती है। अगर ऐसे सोचा है ये तो पंजाब का पोस्ट ऑफिस है, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस होता है किसका, और जो उनको तनख्वाह मिलती है वो राज्य सरकार केंद्र सरकार देती है पोस्ट ऑफिस को। बैंक की अगर बात करूं तो कुछ बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई सेंट्रल लेवल पे। लेकिन अगर हम बात करें कुछ छोटे मोटे बैंक, जैसे गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक, ये राज्य सरकार बैंक है, इसमें राज्य सरकार नियुक्त करेगी कर्मचारी। क्लियर है क्या? डाउट कोई? नेक्स्ट, अब इनकी लिस्ट आपको दे रखी है, लगभग सेकंड लिस्ट में 48 कर्मचारियों की लिस्ट दे रखी है। कितने? 48। अब इसके अंदर तरह तरह के रेल, अब देखो सेकंड में भी रेलवे नियुक्त कर दिया। अब रेलवे में कौन से कर्मचारी जो राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है? अलग से कोई स्वीपर हो गया वो, लेकिन मुख्य रूप से कर्मचारी को नियुक्त करेगा केंद्र सरकार। अगर से हमें पता लगा कि रेलवे में कर्मचारियों की संख्या कम है और बढ़ानी है, तो राज्य सरकार अपनी तरफ से द्वितीय सूची में शामिल करेगी, उसको प्रथम में शामिल नहीं करेगी। प्रथम और द्वितीय की लिस्ट आपको दे रखी है। इसके बाद आता है हमारे पास फाइनली ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसके साथ ही इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा क्या, वापस सुनना भाई, इस चैप्टर के अंदर हमने ये बात पढ़ी, ये एक्ट है क्या? कर्मचारी की क्षतिपूर्ति के लिए एक्ट आया था, मतलब उनको कंपनसेशन देने के लिए, किसी की डेथ हो गई तो उसके लिए ये एक्ट आया कब था? 1923। एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 1924 को। किसी भी मृतक कर्मचारी को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए एक्ट आया था। इसके अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, पहली आयुक्त की, जो मुख्य अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति कौन कर सकती है? केंद्र सरकार। उसको हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हटा सकते हैं। फिर हमने पढ़े आश्रित, आश्रित के अंदर 3 कैटेगरी पढ़ी। नंबर 1 विधवा पत्नी और उसके दत्तक बच्चे, इसके अलावा बच्चे वास्तविक और आंशिक। आंशिक मतलब जो उसके ऊपर मुख्य या पूर्ण या अपूर्ण रूप से निर्भर है। इसके बाद हमने पढ़ा सेवानियोजक व्यक्ति होता है जो कर्मचारी को नियुक्त करता है किसी कार्य के बदले पारिश्रमिक देने वाला व्यक्ति सेवानियोजक होता है, एम्प्लॉयर बोलते हैं। प्रबंध अभिकर्ता कर्मचारी और प्रबंधक के बीच में, कर्मचारी और सेवानियोजक के बीच में जो व्यक्ति संबंध आता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एजेंट। इसको कमीशन मिलता है, जानना।
आंशिक कर्मचारी कौन से होते हैं? आंशिक अयोग्यता वाले दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और स्थायी। पूर्ण डिसेबल होंगे और अस्थायी थोड़े बहुत डिसेबल होंगे, मतलब वो कुछ समय बाद सही होने के बाद वो स्थायी बन जाएंगे, स्थायी रूप से अयोग्य हो जाएंगे। मजदूरी किसे कहते हैं? मजदूरी कोई भी काम के बदले कर्मचारी को पैसा देकर उसे मजदूरी बोलेंगे। कर्मचारी दो टाइप के होते हैं, आकस्मिक और आकस्मिक, कभी कभी काम पर आते हैं जब जरूरत पड़ती है, इसे विशेष प्रकृति के भी बोल सकते हैं। और अस्थायी जो सामान्य उद्देश्य के लिए होते हैं और वो हमेशा लंबे समय के लिए होते हैं। इसके अलावा फाइनली कर्मचारियों को दो लिस्ट में बांटा हुआ है, प्रथम सूची और द्वितीयक सूची। प्रथम सूची में कौन से आएंगे? केंद्र सरकार द्वारा निश्चित, और सेकंड सूची में ओके। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस।